आप, जो लोग भटक जाते हैं अपनी राह से? देखिए, इस डिप्रेशन और एंजाइटी का मुख्य कारण है घटिया शिक्षा व्यवस्था। जी। 31 दिसंबर की रात को पूरे देश में नया साल मनाया जाता है। क्या ये नया साल भारत का है? नहीं, लेकिन मनाया जाता है। वास्तव में जो भारत का नया साल है उसमें आधे यूथ को पता ही नहीं कि वो नया वाला साल कौन सा है। नए साल का स्वागत पूजा पाठ के जरिए होता है, शराब पी के, बियर पार्टी से नहीं होता है। नए साल का स्वागत पूजा पाठ के साथ होता है। दूसरा, हमारे यूथ को जो इतनी सारी और समस्याएं चल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, अवसाद भी चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो घटिया शिक्षा व्यवस्था, दूसरा योग प्राणायाम का अभाव। पूरी दुनिया योग एडॉप्ट कर चुकी है, पूरी दुनिया योग मना रही है, पूरी सुबह उठ के सब योग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है कहीं न कहीं वो सब लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर सुबह उठ के सब लोग 1 घंटे योग प्राणायाम कर लें, पूरे दिन वो योग कुछ नहीं, ना उनको गरीबी याद रहेगी ना बीमारी, सब मस्त रहेंगे, आराम से खुशहाल रहेंगे। दूसरा हमारा ये कहना है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है ये बहुत ही ज़्यादा डिविजिव है। चाइना में मंत्री का बच्चा हो या संतरी का, उसकी किताब एक होती है। अमेरिका में गरीब अमेरिकन हो या अमीर अमेरिकन, उसकी किताब एक होती है। हमारे देश में इतनी क्लासेस हो गई हैं, CBSE बोर्ड के बच्चे की अलग किताब, ICSE बोर्ड के बच्चे की अलग किताब, 5,000 रुपये फीस जो देता उसके बच्चे की अलग किताब, जो 2,000 फीस देता उसकी अलग किताब, सरकारी स्कूल में जो पढ़ता अलग किताब, नवोदय स्कूल की किताब अलग, इतनी किताबें हो गई हैं, जबकि इंट्रेंस एग्जाम सारे एक हैं। डिप्रेशन के बहुत बड़ा कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो हो क्या रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो कोचिंग माफियाओं ने पूरा एक हाईजेक सिस्टम कर रखा हुआ है। वो कोचिंग में सब कॉमन पढ़ाएंगे, कोचिंग का सिलेबस IIT का एक कॉमन है, JEE का कॉमन है, नीट का, सब में कॉमन है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने लड़ाई शुरू किया, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, इस देश में आप 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाइए, ये CBSE ICSE वाला सब मर्ज करिए और कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम करिए। मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए और शिक्षा भारतीय होनी चाहिए। हमें राम पता है, दशरथ पता है, लौकुश पता है, न दशरथ के पूर्वज कौन थे उनके बारे में पता, न लौकुश की नेक्स्ट जनरेशन कौन थी उसके बारे में पता नहीं, लेकिन हमें बाबर के पीछे 3 और आगे 3 सबका पता है। ये शिक्षा बंद होनी चाहिए। और भारतीय शिक्षा जो अष्टांग योग सिखाती है, आसन प्राणायाम ध्यान सिखाती है, वो इंसान को इंसान बनाती है, मनुष्य को महामानव बनाती है, उस शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की ज़रूरत है। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है जो आज भी चल रहा है, जो मैकाले का सिस्टम चल रहा है, इससे न तो अशांति खत्म होगी, न अवसाद खत्म होगा, न डिप्रेशन खत्म होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, कास्टिज्म बढ़ेगा, कम्युनलिज्म बढ़ेगा, क्लासेस बढ़ेंगी। ये पूरा सिस्टम जो है ना एजुकेशन सिस्टम, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जैसे हमने 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया, GST लागू किया, वैसे हमें 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करना चाहिए। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, ग्वालियर वाले बच्चे हिंदी में पढ़े, लेकिन मैथ की किताब अलग क्यों होनी चाहिए, फिजिक्स किताब अलग क्यों होनी चाहिए, केमिस्ट्री किताब अलग क्यों होनी चाहिए, जूलॉजी अलग क्यों होनी चाहिए, बॉटनी अलग क्यों होनी चाहिए। भाई 10 किताबें हैं, उसमें 7 किताब ऐसी है जो पूरे देश में एक हो सकती है। 3 किताबें आप हिस्ट्री, आपको लोकल हिस्ट्री पढ़ानी है, ज्योग्राफी लोकल पढ़ानी है, इन्वायरमेंट लोकल पढ़ाना, उसके लिए आप 3 किताबों राज्यों पर छोड़ दीजिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, संस्कृत, ये तो बिहार का बच्चा हो, चाहे ग्वालियर का बच्चा हो, चाहे वो गुजरात का हो, सबकी किताब एक हो सकती है। वो आ जाएगी, मुझे लगता है डिप्रेशन भी कम होगा, शांति भी कम होगी, अशांति कम होगी। और सबसे बड़ा जो समान अवसर, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबके बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए, आज की डेट में सबके बच्चे को समान अवसर नहीं मिल रहा है। जब तक मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, जब तक कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, तब तक इस देश में सुख शांति नहीं आएगी। अशांति ऐसे रहेगी, डिप्रेशन ऐसे रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रहेगा, मिडिल क्लास भी परेशान रहेगा, अपर क्लास भी परेशान रहेगा, EWS भी परेशान रहेगा, BPL भी परेशान रहेगा। फिल्म में डायलॉग है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा। हाँ, वो वही हो रहा है, वही हो रहा है। अच्छा, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है। भाई मिडिल क्लास वो 40-50 हज़ार रुपये पता है, अब उसको लगता है कि इस वाले किताब में अगर इस वाले स्कूल में पढ़ाऊंगा तो हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, वो एडमिशन करा देता है, वहाँ लगती है 10,000 रुपये फीस। अगर इस देश में 1 नेशन 1 सिलेबस हो जाए तो आदमी क्यों भागेगा 10,000 रुपये में एडमिशन देके, वो जहाँ पे 500 रुपये फीस लगती है वहीं पढ़ा लेगा, किताब तो एक है। जब किताब एक हो जाएगी, लेकिन चूंकि ये स्कूल माफिया इतने पावरफुल है कि वो इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड नहीं होने दे रहे, कोचिंग माफिया इतने पावरफुल है कि 1 नेशन 1 सिलेबस नहीं होने दे रहे हैं, और किताब माफिया इतने पावरफुल है
कि वो प्राइवेट किताब को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी की जो किताब 50 रुपए की मिलती है, प्राइवेट पब्लिशर की वही किताब आपकी 500 रुपए की होती है। अगर किताब एक हो जाए कि भाई पूरे देश में एनसीईआरटी किताब पढ़ाई जाएगी, अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी पूछा जाता है, तो अगर पूरे देश में भाई सब किताब एक होगी तो स्वाभाविक सी बात है एनसीईआरटी पब्लिश करेगा। एनसीईआरटी पब्लिश करेगा तो लोगों की जेब भी बचेगी, जो जेब कट रही है स्कूल ड्रेस के नाम पे, किताब के नाम पे, कोचिंग के नाम पे, हर महीने मंथली फीस के नाम पे, वो दुकान भी नहीं हो। तो जो मिडिल क्लास परेशान है, खासतौर पे मध्यम वर्ग जो परेशान है बेचारा, वो जितना कमा रहा है उसका 50% केवल कोचिंग में जा रहा है और फीस में जा रहा है, वो उसका बचेगा। ओके सर। सर अभी हमने कुछ दिन पहले मर्दों वाली बात इंटरनेशनल मेंस डे पर करी थी, तो हमने उस पर यह भी बात करी थी कि जो कानून बनाया गया खासतौर पर महिलाओं के लिए और मर्दों के लिए, तो मर्दों को उतनी ट्रांसपेरेंसी सर चीज़ों में नहीं मिलती है। मतलब हमने देखा है कि जो महिलाएं रहती खासतौर पर, अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे ब्लेम्स वाले केसेस भी चल रहे हैं। लोग पता नहीं मर्द सच्चाई के साथ है या मर्द सच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप समस्याओं के रूट काज पे जाइए जी, तो जड़ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा हर 80% समस्याओं का रूट काज घटिया कानून है। और घटिया कानून बनाने वाले हमारे सांसद विधायक। सांसदों विधायकों को जातिवाद का जहर कम करने के लिए नियम कानून बनाना था, लेकिन उन्होंने जातिवाद का जहर घोलने के लिए कानून बनाया। इनको महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव है इसको कम करने के लिए कानून बनाना था, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि जिसका आज की डेट में इतना मिसयूज हो रहा है, इतना मिसयूज हो रहा है, लोग टच नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत सारे धर्मगुरुओं से मिलता हूँ, क्योंकि मैं हर सैटरडे संडे बाहर रहता हूँ, देश में पूरे घूमता रहता हूँ शहरों में। उसमें बहुत सारे तो मुझे बड़े जो कथावाचक हैं उन्होंने ये कहा कि अश्विनी जी, हम आज की डेट में सही बात को भी कहने से डरते हैं। हमें डर लगता है कल को कोई एक महिला आके हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगा दे, और आरोप लगा दिया तो जांच वांच बाद में होगी, पहले उनको जेल में डालना है। सवाल ये है कि आप ये कह रहे हो कि अगर किसी महिला के साथ कुछ हुआ है तो कोई मीडिया वाला उसका नाम नहीं बता सकता, जब तक कि कंप्लीट जजमेंट ना हो जाए तब तक उसकी फोटो नहीं दिखा सकता। तो जिसके ऊपर आरोप लगा उसकी जांच हुई नहीं, पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया, कोर्ट ने उसको सजा दिया नहीं, तो फिर आप उसका नाम क्यों पब्लिश कर रहे हो, उसकी फोटो क्यों पब्लिश कर रहे हो? कानून तो एक ही होना चाहिए ना। अगर आप महिला का नाम छिपा रहे हो, शिकायतकर्ता का नाम आप पब्लिश नहीं कर सकते, शिकायतकर्ता की फोटो नहीं दिखा सकते, तो जिसके खिलाफ शिकायत हुई है वो झूठी शिकायत है, आपने उसकी फोटो पब्लिश कर दिया, उसकी इज्जत तो कबाड़े में मिल गई। अब बेचारा 10 साल मुकदमा लड़के जीत के भी आए तो वो उसका जो अपमान हुआ वो कैसे वापस आ जाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1950 के बाद इस देश में बहुत सारे घटिया कानून बनाए हैं। इस देश के सांसदों ने, विधायकों ने जानबूझ के समाज को तोड़ने के लिए, भारतीय संस्कारों को खत्म करने के लिए। इस देश में नारी तू नारायणी थी। लोग इक्वेलिटी जस्टिस की बात करते हैं कि महिला पुरुष समान। अरे महिला पुरुष समान नहीं, नारी तू नारायणी ये भारत का दर्शन शुरू से रहा है। हमने तो महिला को बराबर नहीं माना, हमने महिला को ऊपर माना है। नवरात्रि में कन्या पूजन होता है, बच्चों का पूजन नहीं होता, ये हमारा संस्कार रहे हैं। तो हमें तो दुनिया, भारत वो देश है जहां राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था, राजकुमारों का नहीं होता था। गंधार देश की राजकुमारी गंधारी, कौशल की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, कौंतल की राजकुमारी कौंती। ये तो भारत की संस्कृति रही है। हमने तो महिला को, बेटियों को हमेशा बड़ा माना है। लेकिन ये चूंकि ये जो विदेशी पढ़े हुए लोग हैं ना, वो विदेशी पढ़े हुए लोग कुछ कानून जाके बनाने लग गए, कुछ विदेशी पढ़े हुए लोग जो है इंटेलेक्चुअल बन गए, कुछ विदेशी पढ़े हुए लोग अखबारों में लेख लिखने लग गए। और हमने ये दिमाग में बैठा दिया कि जिसको अंग्रेजी पढ़नी लिखनी बोलनी आती वो ज़्यादा बुद्धिमान है, जिसको हिंदी पढ़ना लिखना आता है वो बेचारा कम बुद्धिमान है। उनको भाव दे दिया, उस भाव के कारण ऐसे घटिया घटिया कानून बनाया। अदरवाइज ऐसे कानून क्यों हो चाहिए? मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो इनफैक्ट कई बार पब्लिकली कह चुका हूँ, ये जो FIR लिखा जाता है उसमें लिखते हैं ना, सेवा में थानाध्यक्ष, सेवा में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसके नीचे अगर एक लाइन लिखवा दिया जाए कि ये जो मैंने शिकायत लिखी है, जो बातें मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मैं अपना नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ इस देश में आधे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इस देश में लोग जमीनों का झगड़ा क्यों चलता है? लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं, 20 साल 30 साल मुकदमा चलता है। भाई आपकी दुकान है, मैं आपकी दुकान पे कब्जा कर लूं तो उस कब्जे का फैसला होने में 30-40 साल लगेगा। तो 30-40 साल में आपकी दुकान तो यूज कर ही सकता हूं ना। आपकी जमीन पे, आपकी दुकान, मैंने कोई धंधा खोल दिया, अपना काम धाम भी कर रहा हूं, उससे जो फायदा हो रहा है उसी से वकील को फीस दे देता हूं, वो मुकदमा लड़ाता रहता हूं। 30-40 साल के बाद मान लो आप मुकदमा जीते,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़के, तो आपको मिला क्या? आपकी दुकान। तो आपकी दुकान तो आपकी थी वो, तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। हाँ, 30 साल आपका नुकसान और हो गया, मेंटली टेंशन और हो गया, आपने पैसा और खर्च किया वकीलों पे। अगर एक कानून बना दे कि जो आदमी फेक केसेस करेगा, फ्रॉड करेगा, उसका मुकदमे के फाइनल होने के बाद पेनल्टी देनी पड़ेगी। जब ये हो जाए कि जो आपने अगर मुकदमा, अगर आपका जमीन है तो 30 साल में आपका जितना खर्च हुआ मुझे देना पड़ेगा, तो देखिए लोग जमीन पर कब्जा करना छोड़ देंगे। एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बन जाए, कानून बन जाए, कंपनसेशन के लिए कानून बन जाए, एक भाई कंपनसेशन करना पड़ेगा अगर गलत है तो। और पहले तो ऐसे ही होता था। पहले के ज़माने में जिन विवादों का समाधान 2 पंच किया करते थे या 5 लोग बैठ के किया करते थे, उन विवादों का समाधान करने, और 2 घंटे में करते थे, उन विवादों का समाधान 20 साल में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। मतलब जिन विवादों का समाधान हमारे गुरुकुल के पढ़े हुए 5 लोग कर देते थे ना 2-3 घंटे के अंदर, उन विवादों का समाधान कैम्ब्रिज में पढ़े हुए लोग 20 साल में करते हैं। तो इसका मतलब हमारी वो पुरानी व्यवस्था अच्छी है, न्यायिक व्यवस्था, या वर्तमान व्यवस्था अच्छी है? आप खुद ही देख लीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारे दिमाग में आ गया कि विदेशी कल्चर अच्छा, विदेशी भाषा अच्छी, विदेशी पहनावा अच्छा, विदेशी रहन सहन अच्छा, कहीं न कहीं उसके लिए हमारे ही सरकारें जिम्मेदार हैं। हमें अपने पुराने इतिहास का ज्ञान नहीं कराया, हमारी इतनी संस्कृति मजबूत थी, हमारे कल्चर इतना अच्छा था, हमारी जुडिशल सिस्टम इतना अच्छा था, हमारी डिसिप्लिन सिस्टम इतना अच्छा था, तो कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी पावरफुल थी। आज की डेट में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक पढ़ा रहे हैं, हमारे वेद पुराणों में कब का लिखा हुआ है? आज की डेट में आप देख लीजिए, जिन चीज़ों का इलाज अंग्रेजी उसमें नहीं है, उन चीज़ों का इलाज आयुर्वेदा में, योग प्राणायाम में। मेरे पिताजी की बात बता रहा हूँ, मेरे पिताजी को डॉक्टर ने कह दिया इन घुटना ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मैं गया हरिद्वार, 10 दिन के अंदर जो है वो पतंजलि में रहे, 10 दिन के अंदर अपने घुटने पर आराम। नहीं, पहले डंडा लेके चलते थे और डॉक्टर ने बोला बस घुटना ट्रांसप्लांट कराना एक तरीका है। 10 दिन के बाद वहाँ से लौटे, अपने पैरों पर घूम रहे, आराम से चल रहे। तो ये पावर है योग की, इतना पावर है प्राणायाम, इतना पावरफुल है योग आयुर्वेदा। लेकिन चूंकि अंग्रेज आए, उनको अपनी चीज़ें थोपनी थी, तो पहले मुगलों ने यहाँ अपनी चीज़ें थोपी, बाद में अंग्रेजों ने थोपी, हम उसके बाहर नहीं निकल पाए। अश्विन सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत कैसा था या वो कैसा सोचते थे, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे और हमारे लिसनर्स को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सपना स्वामी विवेकानंद का था, वही सपना गांधी जी का था, और सबका सपना था भारत में राम राज्य की स्थापना। राम राज्य को अगर मैं 4 सेंटेंस में कहूँ तो राम राज्य का मतलब है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यानी सबको, चाहे वो सांसद हो या विधायक, एक कॉमन मैन हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, जो भी है, केवल मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वधर्म का पालन करे। जो नाई है वो ईमानदारी से बाल काटे, धोबी ईमानदारी से कपड़ा धोए, डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करे, जो अपना ड्राइवर ईमानदारी से गाड़ी चलाए, सांसद विधायक ईमानदारी से कानून बनाए, और बनाते समय केवल इतना ध्यान रखें धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इसका मतलब इस तरीके के नियम कानून बनाएं जिससे धर्म की जय हो। ऐसा कठोर कानून बनाएं अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो मतलब घूसखोरी बंद हो, जमाखोरी बंद हो, मिलावटखोरी बंद हो, कालाबाजारी बंद हो, काला धन खत्म हो, हवाला खत्म हो, ये अधर्म का नाश हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करें कि प्राणियों में सद्भावना हो। वो प्राणियों में सद्भावना तभी आ सकती है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक किताब हो जाएगी, और वो किताब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सब पढ़ेंगे, और वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे आधारित हो, तो प्राणियों में सद्भावना होगी। और इस तरीके की नीतियां लागू करें, विश्व का कल्याण हो। तो हमने तो, लोग अपने अपने देश का कल्याण करते हैं, हमने तो लाखों साल पहले कह दिया विश्व का कल्याण हो। और मैं आपको बताता हूं, मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम है, दशरथ जी हैं। भगवान राम और वो क्या बोलते हैं, निषाद राज, जो केवट थे, एक साथ गुरुकुल से पढ़े। इसका मतलब पूरे देश में समान शिक्षा थी। मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। तो एक पति एक पत्नी का लागू करने वाले मानव इतिहास में सबसे पहले भगवान राम है। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे, यानी हम 2 हमारे 2, जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने वाले भगवान राम है। तो राम राज्य का ये मतलब हुआ, इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हो, उसमें प्राणियों में सद्भावना हो, इस तरीके से कठोर नियम कानून हो, अधर्म का नाश हो। बड़ी सीधी सी बात है।
जिस तरीके का अपराध दिल्ली में है, देश की राजधानी में, इतना अपराध दुबई में क्यों नहीं है, इतना सिंगापुर में क्यों नहीं है, इतना अमेरिका में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कठोर कानून बनाए। जैसे कहते हैं नहीं, जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है, अगर पेट्रोल अच्छा होगा गाड़ी अच्छी चलेगी, पेट्रोल नकली होगा, पेट्रोल मिलावटी होगा तो गाड़ी धुक धुक करके बंद हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही चूंकि भारत में कानून का राज है, कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, सबसे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हैं। इसके बावजूद जो समस्याएं भारत में वो दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कई देशों में नहीं है, जापान में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं, लेकिन देश चलता है कानून से और कानून घटिया है। इसलिए हमने कानूनों के खिलाफ मुहिम छोड़ी हुई है। कानून मुफ्त में बन सकता है। अगर हम कोई कानून अमेरिका का कॉपी कर लें या सिंगापुर का कॉपी कर लें या जापान का कॉपी कर लें तो हमसे रॉयल्टी थोड़ी मांगेगा, पैसा थोड़ी मांगेगा। तो इसलिए, और कानून मुफ्त में बन सकता है और फायदा इसको पूरे देश को होता है। आप 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बनाइए तो 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा, लेकिन मुफ्त में अच्छा कानून बना दीजिए, पूरे देश को फायदा होगा। 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बनाइए, मुश्किल से 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा, लेकिन मुफ्त में अच्छा कानून बना दीजिए, पूरे देश को फायदा होगा। तो कानून ऐसी चीज है जो मुफ्त में बनती है। तो मैं तो इस देश के सभी सांसदों, विधायकों से कहता हूं कि जैसे आप अपना घर बनाते हो तो उसके पहले 10 आर्किटेक्ट से बात करते हो। अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 घर फिजिकली जाके देखते हो, और किसी की नकल नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे, एक घर के ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, दूसरे घर की बेडरूम की नकल करेंगे, तीसरे घर के मंदिर की नकल करेंगे, चौथे घर के किचन की नकल करेंगे, और कोशिश करते हैं मेरा घर उन 10 घरों से अच्छा हो। आप यही काम कानून बनाने में करिए। जो कानून, भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाइए। देखिए, राम राज्य भी स्थापित हो जाएगा, विवेकानंद जी का सपना साकार हो जाएगा, गांधी जी का सपना साकार हो जाएगा, श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी का सपना साकार होगा, डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार होगा। सबका एक ही सपना था, भारत में राम राज्य की स्थापना। वो तभी हो सकता है जब भारत का कानून, प्रत्येक कानून दुनिया का अच्छा सर्वोत्तम कानून होगा, तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। ये थे हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम। मैं हूं आरजे प्रथम आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।